सभी को स्वागत है क्लास में। पहले हम स्किन की जो स्ट्रक्चर, फंक्शन सब कुछ है और स्किन के लिए क्या आहार, स्किन के लिए इन जनरल क्या प्लान बताया गया है आयुर्वेद में, वो कवर करेंगे। फिर जैसे ही ये खत्म हो जाए तो हम एक बाय एक डिजीजेस लेते जाएंगे। तो शायद सारा चीज एक क्लास में ना संभव हो, तो हम बाकी चीज नेक्स्ट क्लास में कवर करेंगे। तो चलिए, स्किन के बारे में जानने के लिए ये सबसे जरूरी है कि आप स्किन के एनाटॉमी और फिजियोलॉजी को जानें। तो इसलिए मैं क्विकली विद इन 5 मिनट्स, आप सबको पता होगा, स्टिल मैं मॉडर्न मेडिकल साइंस स्किन के बारे में क्या बताता है उसमें थोड़ा सा जल्दी से गो थ्रू करती हूँ। देन हम जल्दी से आयुर्वेद के दृष्टिकोण पे चले जाएंगे, जिसके लिए आप सब जुड़े होंगे। ओके तो आप सब जानते हैं स्किन हमारे शरीर का सबसे लार्जेस्ट ऑर्गन है। तो स्किन अगर हम बताएं कि कितना, मतलब ऐसा आइडिया लेने के लिए कि कितना दूर तक फैला हुआ है, करीब 18 स्क्वायर फीट इसका जो एरिया होगा पूरा शरीर में, स्किन सब जगह है, ठीक है। पर अलग अलग स्किन के अलग अलग डेप्थ है। डेप्थ मतलब जैसे कि अगर आप आंखों के ऊपर देखेंगे तो आंखों के ऊपर फेशियल जगह पे जो आईलिड्स पे स्किन है वो बहुत पतली होती है, पर और जहां तक आपके हाथ और पैरों के तलवे हैं वो वाली स्किन थोड़ी भारी होती है। तो स्किन की थिकनेस स्किन के लोकेशन के अकॉर्डिंग वेरी करती है, पर ये है कि स्किन अपने जो इंडिविजुअल फंक्शंस है वो मेंटेन करता है वो हर जगह। तो स्किन एक इंटर ऑगमेंटरी सिस्टम का पार्ट है जिसका काम है प्रोटेक्शन वगैरह। स्किन में मिलियंस एंड मिलियंस ऑफ नर्व एंडिंग्स है और बहुत सारे ब्लड वेसल्स से भरे होते हैं। तो रीच इन ब्लड सप्लाई, तो कहाँ पे क्या आता है ये हम एनाटॉमिकली देखते हैं। मुख्यतः देखिए यहाँ पे 3 लेयर्स बताए गए हैं। कोई आपके बुक या आपके जो आप फॉलो कर रहे हैं रेफरेंसेस, उसमें आपको अलग नाम भी मिल सकता है कि 7 लेयर है, 5 लेयर है, ऐसा कोई घबराने का नहीं है। दिस आर द मेजर लेयर्स। मैं जो डिस्कस कर रही हूँ ये मेजर लेयर्स की बात है। स्किन के मेजर 3 लेयर्स है। एपिडर्मिस, एपी मतलब हमेशा टॉप, स्किन का टॉप लेयर, मैं फोटो में दिखाऊंगी। डर्मिस बीच का लेयर, ये सबसे मोटी लेयर होती है, और उसके बाद हाइपोडर्मिस। हाइपो मतलब कम, नीचे वाली लेयर ये थिनेस्ट लेयर होती है, ये बॉटम लेयर होती है, और इसको सबक्यूटेनियस फैट भी बोलते हैं। ये देखिए एपिडर्मिस मतलब ये जो टॉप लेयर ऑफ द स्किन है जो आप देख पा रहे हैं, ठीक है। इससे आपके प्रोटेक्शन, आपका जो टॉप कवरिंग ऑफ द स्किन है, और इस लेयर में एपिडर्मिस में मोस्टली डेड सेल्स रहते हैं जो कि कॉन्स्टेंटली, मतलब आप जब नहाते हो, आप कपड़ा पहनते हो, घिसते हो, जैसे उद्वर्तन नाम का आपने सुना होगा, पंचकर्म की एक विधि है, मैंने बताया था, ड्राई पाउडर मसाज। तो उद्वर्तन में हम क्या करते हैं, जो औषधियां है वो औषधियां हम स्किन के ऊपर जब हम लेपते हैं ड्राई पाउडर, तो उसमें क्या होता है, जो डेड स्किन सेल्स है वो निकल जाते हैं और आपकी स्किन नई तरीके से ब्रीथ कर पाती है। तो ये डेड सेल्स मोस्टली रहते हैं, और इस पे रहता है मेलानोसाइट्स। मेलानोसाइट्स वो पिगमेंट है जो आपकी स्किन के कलर के लिए, आपका स्किन का कॉम्प्लेक्शन कैसा होगा, रंग कैसा होगा, वो जो सेल्स डिसाइड करते हैं वो मेलानोसाइट्स रहते हैं। और साथ ही साथ कुछ मोनोन्यूक्लियर, इस ऊपर वाली परत में मोनोन्यूक्लियर फेगोसाइटिक सिस्टम रहती है जो कि आपके प्रोटेक्शन के लिए मदद करती है। प्रोटेक्शन किससे? जर्म्स से। आपको क्या लग रहा है कि मैं इधर बैठी हुई हूँ, एनवायरमेंट में जर्म्स, पॉल्यूटेंट्स, माइक्रोब्स नहीं है, पर हम कैसे बचे हुए? अपने इम्यून सिस्टम की वजह से। तो स्किन भी इम्यूनिटी में पार्ट लेता है। स्किन में जो सेल्स होते हैं वो मोनोन्यूक्लियर फैगोसाइट्स, वो क्या करते हैं, जो भी माइक्रोब्स या हार्मफुल बैक्टीरिया, वायरस, कुछ भी पैथोजन से उसको खा जाते हैं ताकि वो डीपर पेनिट्रेट ना कर पाए। पर अगर किसी कारण वो स्किन के थ्रू, या स्किन में कोई छेद है, कोई इन्फेक्शन है, उसके थ्रू पेनिट्रेट कर जाते हैं, तो ही ये हमारा फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस है, ठीक है। हमारे इम्यून सिस्टम के बहुत सारे डिफेंस मैकेनिज्म से फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस मतलब पहले आप देखे होंगे राजा जब घोड़े पे चल के जाते हैं तो जो आर्मी उनकी होती है, सेना, जो मान लीजिए तलवार लेके जा रहे हैं या घुड़सवारी, तो वो लोग पहले जो जाते हैं ना, तो वो समझ लीजिए स्किन के वो फैगोसाइट्स है। तो वो आपके इम्यूनिटी को बिल्ड करने के लिए, बचाने के लिए वो लोग पहले लड़ाई करेंगे। तो अगर वो हार गई तो फिर आपको डिजीजेस आती है धीरे धीरे। तो पहले लेयर पे क्या देखा हमने, इस एपिडर्मिस में हमें प्रोटेक्शन के लिए फैगोसाइट्स रहते हैं और मेलानोसाइट्स रहते हैं जो स्किन कलर डिसाइड करते हैं, और डेड स्किन सेल्स रहते हैं जो कि रिप्लेस हो जाते हैं हेल्दी स्किन सेल्स। तो उसके बाद आते हैं डर्मिस, जो सबसे मोटा, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लेयर है। डर्मिस एक फाइब्रस सपोर्टिंग स्ट्रक्चर है, जो एपिडर्मिस, ये ऊपर का एपिडर्मिस और ये नीचे का सबक्यूटेनियस फैट, इसको हाइपोडर्मिस भी बोलते हैं, जो नीचे का देख रहे हैं, है ना, येलो और उसके बाद ऑरेंज कलर का। तो इस पे क्या होता है, इस मोटे डर्मिस लेयर में क्या होता है, इसमें कोलाजिन रहते हैं जो स्किन को इलास्टिसिटी देते हैं, और इलास्टिक रेटिक्यूलिन फाइबर रहते हैं, जो आप देख रहे हैं ना, किसी का स्किन एकदम टाइट है ना, स्किन एकदम टाइट, स्किन लचीला, स्किन लस्ट्रस, स्किन में कितना सुंदर ग्लो, एकदम चिकना स्किन बोलते हैं ना ऐसा। तो ये उसमें सेबेसियस ग्लैंड्स रहते हैं जो कि ऑयल ग्लैंड्स बोलते हैं, ऑयल सीक्रेट करते हैं जो आपकी स्किन के मॉइस्चराइजेशन में हेल्प करता है। फिर इसमें रहता है कि स्वेट ग्लैंड्स रहते हैं, आप जो पसीना आएगा, स्किन आपको पता है स्किन एक्सक्रीटरी सिस्टम का भी पार्ट है।
स्किन से जो भी आप टॉक्सिन्स निकालना चाहे वो भी निकाल सकते हैं। स्किन ब्रीथ भी करता है। तो आपके ब्लड वेसल्स रहते हैं, देखिए ये जो लाल और ब्लू आप देख रहे हैं कलर में, ये सारे ब्लड वेसल्स है। बहुत रिच ब्लड सप्लाई रहती है डर्मिस लेयर में। सारा पोषक तत्व जो भी आपके रस धातु आप जानते हैं आयुर्वेद का पहला धातु, सप्त धातु में से पहला धातु, आपने जो खाना खाया उसका जो एसेंस है वो उससे रस बनता है। तो रस धातु के सारे न्यूट्रिएंट्स लेके आता है स्किन में, ताकि आपकी स्किन रहे हेल्दी। और बहुत सारे नर्व एंडिंग्स रहते हैं, बहुत सेंसरी एंड मोटर नर्व एंडिंग्स। क्यों आपको ठंडी लगी, गर्मी लगी, आपको कुछ चुभा, आपको शीत लगी, जो भी आपको फीलिंग आ रही है उसके लिए। और इसके साथ हिस्टियोसाइट्स और मोबाइल ल्यूकोसाइट्स प्रेजेंट रहते हैं। ये हमारे एलर्जिक रेस्पॉन्स और ल्यूकोसाइट्स हमारे इम्यूनिटी के लिए ये लोग रेस्पॉन्सिबल होते हैं, ब्लड सेल्स में ही रहते हैं। तो ये होगा डर्मिस मोटा, और उसके नीचे है सबक्यूटेनियस फैट। सबक्यूटेनियस फैट बेसिकली लेयर ऑफ फैट सेल्स होते हैं। सबक्यूटेनियस मतलब स्किन के जस्ट नीचे, ये सबक्यूटेनियस मतलब कि आपके जस्ट इमीडिएट टॉप लेयर के नीचे जो फैट ये रहते हैं उसको बोलते हैं सबक्यूटेनियस। तो सबक्यूटेनियस में क्या होता है, उसमें बहुत सारे फैट सेल्स का, रिच फैट सेल्स रहते हैं जो आपके एनर्जी स्टोरेज का काम करते हैं। ऐसा मत समझिए कि आपने एक दिन खाया पिया नहीं तो आप एकदम मतलब जिंदा ही नहीं रह पाएंगे। आपकी स्किन में स्टोर्ड फैट्स रहते हैं, आपके ऑर्गन्स, लीवर फैट स्टोर करता है, आपके और भी मेटाबॉलिक जो फैट है, आपके स्किन के लेयर के नीचे जो फैट लेयर्स रहते हैं वो वहां पे ग्लाइकोजन स्टोर्ड रहता है, वो आपको जरूरत के समय पे एनर्जी देगा। ठीक है, वो ब्रेक डाउन होकर एटीपी बनाएगा। तो ये सबक्यूटेनियस फैट जो कि आपका एनर्जी स्टोरेज का है, इसमें भी ब्लड सप्लाई रहती है ताकि पोषण मिलता रहे, न्यूट्रिएंट्स जो भी आपने खाया पिया वो आके यहाँ पे जमा रहेगा। और ये सबसे इंपॉर्टेंट इसका और एक रोल है, आपको चोट लगने से बचाएगा। ये ऐसा प्रोटेक्शन और इंसुलेशन जैसा देता है कि आपको मान लीजिए बहुत ठंडी जगह गए, आपको एसी बहुत तेज है, आपको ठंड लग रही है, फिर भी ऐसा नहीं है कि आपके बॉडी का एक इंटरनल टेम्परेचर है, आपको ठंड लग रही है, आप कप हो रहे हो, तो तब वो सिग्नल तो देता ही है कि मुझे ठंड लग रही है, मुझे बचाओ। पर फिर भी आपके जो कोर ऑर्गन्स है, वाइटल ऑर्गन्स है, उनको बचाता है, उनकी गर्माहट, इंसुलेशन जैसा प्रोटेक्ट करता है स्किन के नीचे जो फैट का लेयर है। ये बॉडी हीट को प्रिजर्व करता है, आपके बॉडी, इंटरनल बॉडी के जो उष्णता है, जो आपका बॉडी टेम्परेचर होना चाहिए, इससे अगर बाहर का टेम्परेचर कम हो गया तो बॉडी का टेम्परेचर को भी मेंटेन करने का सील जैसा काम करते हैं, जैसे स्वेटर पहने रहते हैं। तो ये हमारे अंदर का स्वेटर, ये जो फैट लेयर है, तो देखिएगा जो मोटे लोग हैं उनको उतना ठंड नहीं लगती, क्योंकि उसमें फैट सेल्स की परत इतनी ज्यादा होती है कि उनको प्रॉपर इंसुलेशन मिलता है, मतलब अंदर का जो गर्माहट है वो बाहर उतना जाता नहीं है, तो इसलिए उनको ठीक लगता है। ठीक है, ये हुआ। और दूसरा कि इंजुरी से बचाता है, कुशन जैसा काम करता है, मतलब किसी जोर से चीज से धक्का खाया, देखिए थोड़ा बहुत तो डैमेज होता ही है ना ऊपर के लेयर्स को, या डीप मसल में भी इंजुरी हो सकती है, डिपेंड करता है इंजुरी कैसी है। फिर भी प्राइमरीली थोड़ा सा सपोर्ट करता है, शॉक एब्जॉर्बर जैसा। ये जो फैट लेयर है, जैसे स्कूटी में या आप बाइक में बैठे होंगे तो कैसे बम्प आता है, तो कैसे हिलता है, पर आपको इतना फील नहीं होता, शॉक एब्जॉर्ब होता है, तो स्किन का वो फैट लेयर शॉक एब्जॉर्बर जैसा काम करता है। ठीक है, तो हमने स्किन के मुख्यतः लेयर पढ़ते पढ़ते सारा चीज देख लिया। एपिडर्मिस क्या करता है, प्रोटेक्टिव लेयर है, बैक्टीरिया को मारता है, नए स्किन सेल्स बनाता है। नए स्किन सेल्स कैसे बनाता है, माइटोसिस, आप अगर स्किन सेल डिवीजन पढ़े होंगे तो माइटोसिस और मियोसिस करके दो प्रोसेस होता है सेल डिवीजन का। मियोसिस जो कि हमारे गैमेट्स, मतलब हमारे जो सेक्सुअल शुक्र धातु है उसके जो डिवीजन है वो होता है मियोसिस से, और माइटोसिस से बाकी सारे सेल्स। तो नए नए माइटोसिस करके नए स्किन सेल्स बनाता रहता है, बॉडी को प्रोटेक्ट करता है। ठीक है, बॉडी को प्रोटेक्ट करने के लिए लैंगरहैंस सेल्स होते हैं इम्यून सिस्टम के लिए, हमने देख लिया है फेगोसाइट्स। और फिर स्किन कलर, जिसमें मेलानिन प्रोडक्शन के लिए मेलानोसाइट्स नाम के सेल होते हैं, तो मेलानिन प्रोड्यूस करता है। ओके, अब आते हैं डर्मिस पे। आपने देख लिया है कि उसमें कोलाजन, इलास्टिन फाइबर रहता है। आपके डर्मिस से ही देखिए ये बाल का रूट है, ठीक है, बल्ब है, ये बल्ब बोलते हैं इसको, जहाँ पे हेयर बल्ब, जिससे बाल के जो रूट है वो उठता है, उठ के बाल दिखता है, तो ऊपर है, ये बाहर की परत है ना, बाल की परत से निकल गया बाल। पर बाल का जो स्टार्टिंग है, जो ये बाल दिख रहे हैं, बाल का हाथों के रोम, वो डर्मिस लेयर से शुरू होती है। इसमें हेयर फॉलिकल्स के पोषण के लिए सारे न्यूट्रिएंट लेके आते हैं, आपके नर्व एंडिंग्स रहते हैं, ऑयल बनाते हैं, आपके स्वेद बनाते हैं, स्वेटिंग कराता है, तो सब रहता है। और हाइपोडर्मिस में हमने देख लिया मसल बोन्स की कुशन प्रोवाइड करते हैं। बेसिकली मसल में, बोन में इंजुरी ना हो तो फैट सेल्स की वो परत है हमको प्रोटेक्शन देती है, और बिल्कुल वो कनेक्टिव टिश्यू का तो काम करती है, और साथ में टेम्परेचर रेगुलेट करती है कि बाहर के जो ठंडी हवा या बहुत गर्मी हवा इंटरनली उतना जा ना पाए, और इंटरनल की गर्माहट बाहर उतना जा ना पाए।
1 इंच स्किन में आप सोच सकते हैं 19 मिलियन स्किन सेल्स रहते हैं। 1 इंच में 19 मिलियन स्किन सेल्स होते हैं और 60,000 मेलानोसाइट्स जो स्किन के पिगमेंटेशन के लिए है। और ब्लड सप्लाई देखिए, 20 ब्लड सप्लाई, नर्व एंडिंग्स 1020 ब्लड वेसल्स रहते हैं, ऐसा बताया गया है। तो स्किन के कॉमन डिसऑर्डर्स क्या होते हैं ये हम अगले दिन देखेंगे, मैं बस नाम ले रही हूँ। एलर्जीज होते हैं, डर्माटाइटिस होते हैं, ब्लिस्टर्स होते हैं, फोड़ी फुंसी आते हैं, एक्ने पिंपल, मतलब एक्ने पिंपल का जो बड़ा वर्जन जिसमें बहुत ज्यादा आपको पस फील्ड होता है उसको बोलते हैं ब्लिस्टर्स। फिर किसी ने काट लिया, स्किन कैंसर जिसको मेलानोमा नाम से जानते हैं, फिर सेलुलाइटिस, ड्राई स्किन रैशेज, ये सब तो एक्जिमा, सोराइसिस, विटिलिगो, सफेद पेच, सफेद दाग, और फिर स्किन के लीशंस जैसे मोल, स्किन टैक्स, वो सब होते हैं, और घाव, ये सब ट्रॉमा की वजह से जो इंजरी वो है। मेलानिन और मेलाटोनिन अलग है ना। मेलानिन वो स्किन पिगमेंट है जो मेलानोसाइट्स नाम के सेल्स जो आपके एपिडर्मिस में रहता है वहां से सिक्रेट होता है, और वो हार्मोन नहीं है, ठीक है। वो एक पिगमेंट है जो आपकी स्किन कलर में कैसा दिख रही हूँ, सावली, काली, गोरी, डस्की स्किन, वो डिसाइड करेगा। और ये मेलानिन की खास बात ये है कि मेलानोसाइट्स मतलब जितना आप सूरज के एक्सपोजर में जाएंगे उतने ज्यादा मेलानोसाइट्स जो मेलानिन प्रोड्यूसिंग सेल्स है वो ज्यादा फॉर्म होंगे। डीएनए का भी इसमें रोल है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ सूरज में जाने से ही हम काले हो जाएंगे। एक बात थी ना, सन में जाएंगे तो काले हो जाएंगे, धूप लगेगा तो मैं काली हो जाऊंगा, बाबा मेरे को नहीं जाना, सनस्क्रीन लगाओ। तो बात यह है कि मेलानोसाइट्स का जो प्रोडक्शन है वो सन के एक्सपोजर से डिपेंड करता है। जितना आप धूप में जाएंगे उतना ज्यादा नंबर ऑफ मेलानोसाइट्स बढ़ेंगे, तो नंबर ऑफ मेलानोसाइट्स बढ़ेंगे तो जो मेलानिन प्रोडक्शन है वो बढ़ेगा, तो आपकी स्किन की जो कॉम्प्लेक्शन है वो थोड़ी डार्क साइड चली जाएगी। पर ऐसा जरूरी नहीं है कि हर कोई जाए तो मतलब हो ही जाए, वो थोड़ा सा टैनिंग जैसा, आप जैसे धूप में जाते तो बोलते ना टैनिंग हो गया, टैनिंग हो गया, कुछ नहीं, वो मेलानिन प्रोडक्शन ज्यादा थोड़ा बढ़ गया है। अभी स्किन के हमने फंक्शंस तो देख लिए, अभी थोड़ा आयुर्वेद के अनुसार ये थोड़ा देख लेते हैं कि स्किन के स्ट्रक्चर क्या है। हमने एलोपैथी अनुसार देख लिया, तो आयुर्वेद के अनुसार स्ट्रक्चर में आता है। आयुर्वेद मानता है, पहले तो ये बता दूं कि हमारे आयुर्वेद में स्किन को आप जानते हैं कि स्पर्श इंद्रिय है, स्किन स्पर्श का एक इंद्रिय है, स्किन एक सेंस ऑर्गन है, ये आपको पता है। इसको त्वक बोलते हैं, ठीक है, त्वक, TWAK, त्वक, या TWACH, त्वच भी बोल सकते। आचार्य वाग्भट बोलते हैं कि जब हम भ्रूण जो है फीटस, फीटल लाइफ में स्किन रक्त धातु से डेराइव्ड होता है ना। रक्त धातु का डिवीजन होके जो फीटल ब्लड है, प्लेसेंटा से ब्लड आ रहा है मातृगर्भ से, तो उससे जो न्यूट्रिशन मिल रहा है उसी प्लेसेंटल ब्लड से जो फीटस के अंदर जा रहा है उससे विभाजित होके स्किन प्रोड्यूस होता है, ऐसा आचार्य वाग्भट का मानना है। और स्किन हमारे वाता दोष का एक स्थान बताया गया है। ऐसे तो आप जानते हैं कि वात हमारे ये पक्वाश ये में रहते हैं, आंतों में रहते हैं, ग्रहणी में रहते हैं, नीचे नाभि के नीचे इसका स्थान है। पर स्किन भी हमारे वात दोष का एक स्थान बताया गया है। और स्किन के जो देवता है वो वायु देवता है, ठीक है। हमारे जो वायु देवता है, वायुदेव, वो हमारे स्किन के देवता हुए। तो ऐसा आप सोच सकते हैं जो स्पिरिचुअल है कि अगर स्किन की प्रॉब्लम्स आ रही है तो आप वायुदेव का पूजन कर सकते हैं ताकि वो तुष्ट रहे, आपको सुखी सुंदर स्किन सुश्री दे। तो चलिए 7 लेयर देख लेते हैं। आचार्य ये आता है आचार्य सुश्रुत सूत्र स्थान से 7 लेयर बताए गए हैं आयुर्वेद में। 7 लेयर्स में पहला लेयर है अभाविनी, अभासिनी, ठीक है। अभासिनी ये सबसे ऊपर सुपरफिशियल लेयर है स्किन का, इसको बोलते हैं अभासिनी। दूसरा लेयर है लोहिता, लोहित वर्ड से आप समझ रहे हैं ब्लड, इसमें समझ सकते हैं बहुत सारे ब्लड कैपिलरीज, ब्लड वेसल्स है। दूसरा लेयर का नाम है लोहिता। तीसरा लेयर का नाम है श्वेता, श्वेता तीसरा। पहला लेयर अभासिनी, दूसरा लेयर लोहिता, तीसरा लेयर श्वेता, श्वेत मतलब व्हाइट, व्हाइट है तो मैं आगे आगे बताते जाऊंगी किसमें कौन सा किसमें दोष प्रोमिनेंट है। फिर आता है चौथा लेयर ताम्र, ताम्र मतलब कॉपर कलर्ड, ठीक है, ताम्र। फिर 5वां आता है वेदिनी, वेदिनी मतलब जो सेंसेस को पहचान सके, टच परसेप्शन जो है, आप जो छू रहे उसको बोलते हैं वेदिनी, जो डिफरेंट सेंसेस को महसूस कर सके, वेदिनी। तो इससे आप समझ सकते हैं इसमें बहुत सारे नर्व एंडिंग्स होंगे क्योंकि आप महसूस वाला बात इसमें आ रहा है। फिर छठा आता है रोहिणी, रोहिणी शब्द का मतलब ये है जो कि ग्रो होता है, हील होता है खुद से। फिर आता है मांसधारा, सातवां नंबर जो आता है मांसधारा, मतलब कि मांस धातु, मसल टिश्यूज, मसल्स एंड टिश्यूज जो है उसके साथ जो स्किन का लेयर पास में जो है उसको बोलते हैं मांसधारा। तो ठीक है, हम पहले और एक बार देख लेते हैं 7 लेयर स्किन के क्या है। आभासिनी ये सबसे ऊपर वाला लेयर है,
और ये क्या रेस्पॉन्सिबल होते हैं, ये स्किन की सुंदरता के लिए, सुश्री के लिए, स्किन कैसा दिखता है ये डिसाइड करते हैं, स्किन का कलर कैसा होगा, पिगमेंट कैसा होगा। जैसा हमने ये लगभग आप को रिलेट कर सकते हैं मॉडर्न के एपिडर्मिस से, जिसमें मेलानोसाइट्स रहते हैं, जो स्किन का टॉप लेयर है, इससे आप को रिलेट कर सकते हैं। पर मैं फिर भी बता दूं, ये आयुर्वेद के जो सप्त लेयर है ये मॉडर्न के सारे लेयर से मेल नहीं खाते, वर्णन में अलग है, तो बेहतर होगा अगर हम कंपैरिजन ना करें, हम बस जानने के लिए जान लेते हैं। तो इसमें कौन से दोष का प्रोडोमिनेंस रहता है, इस प्रथम लेयर में कफा दोष का डोमिनेंस रहता है। तो इसमें कौन से स्किन डिजीज रह सकते हैं, तो इसमें स्किन डिजीज में क्या होता है, फ्रेकल्स, फ्रेकल्स मतलब रिंकल्स जैसा, सिद्धमा बोलते हैं इसको, जो दरारें पड़ जाती है ना, स्किन फटना। फिर आते हैं लोहिता, जो ब्लड वेसल्स बहुत सारी रहती है। इसमें से कौन सा स्किन डिजीज का उत्पत्ति स्थान बताया गया है, जो स्किन में जो पिगमेंटेशन है, मेलास्मा करके, बहुत लोगों को आप देखेंगे कि यहाँ पे ना काले काले दाग, डार्क पैचेस बन जाते हैं, यहाँ पे आंखों के नीचे, अराउंड द लिप्स, डार्क पिगमेंटेशन, काले 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 काले, वो ब्लैक होल्स की बात नहीं कर रही हूँ, स्किन का ही कलर डिस्कलरेशन हो जाता है, उसको बोलते हैं संस्कृत में व्यांगा, मेलास्मा। तो मेलास्मा, फिर काला का, ब्लैक स्पॉट्स, मेलास्मा बहुत बड़े एरिया तक होता है, और ब्लैक स्पॉट्स मतलब हल्का 1-2 स्पॉट्स, ठीक है, उसको बोलते हैं काला का। और तिल, मोल्स, ये सब आपके लोहिता, ये आप करीब करीब डर्मिस जैसा समझ सकते हैं, ठीक है। ये जो लोहिता जो लेयर है डर्मिस जैसा, वो पे बहुत सारी ब्लड सप्लाईज शुरू होती है, और ये स्किन को रंजक, मतलब रंजक पित्त जो है वो यहाँ पे डोमिनेंस रहता है, पित्त दोष आप मान सकते हैं, डोमिनेंस रहता है, रंजक पित्त की वजह से हमारी स्किन को थोड़ा सा कलरेशन भी मिलता है, भ्राजक भी है पर रंजक भी रेस्पॉन्सिबल है, ठीक है। श्वेत में, तो श्वेत मतलब स्किन के जो बॉडी टेम्परेचर जो मेंटेन करता है, तो यहाँ पे कफा दोष का डोमिनेंस है। नेक्स्ट श्वेत लेयर में ये व्हाइटिश स्किन को जो हल्का सा व्हाइटिश टिंच भी देता है ना, तो वो ये लेयर देता है। तो यहाँ पे मासका स्किन डिजीज, जिसमें ना मासका मतलब इरप्शंस, जैसे कि दाने दाने जो स्किन में निकलते हैं ना, ये इस लेयर से शुरू होता है, श्वेत लेयर से। फिर आते हैं ताम्रा, जो कॉपर कलर्ड है, इसमें क्या होता है कि विषर्पा, इसमें पित्त और कफा दोनों दोषों का डोमिनेंस रहता है, और ये होता है कि जो डिजीज होता है वो विषर्पा। पांचवा में वेदिनी जहाँ पे नर्व एंडिंग्स रहते हैं, बहुत सारे नर्व सेंसेशंस आपको मिलेंगे, आपको टच सेंसेशन के फीलिंग जो आएगी, स्पर्शन इंद्रिय का जो मेन स्थान है वो वेदिनी बताया गया है। तो वहां पे वात डोमिनेंस और रक्त धातु का प्रोमिनेंस रहता है, ठीक है, वात दोष का डोमिनेंस रहता है, क्योंकि आपको ये पता होना चाहिए कि वात दोष हमारे नर्वस सिस्टम को भी रेगुलेट करता है, तो इसलिए वो वात का स्थान बताया गया है। तो रोहिणी नेक्स्ट आते, छठा रोहिणी, जो आपको हील करने में मदद करता है। तो वहां पे आपके रस धातु, रक्त धातु और शुक्र धातु से भी मिलके बनाए गए। अब आप सोचेंगे कि रिप्रोडक्टिव टिश्यूज कैसे स्किन में आ रहे हैं, तो वो बताया गया है कि वहां पे वो धातु, क्योंकि वो धातुओं से मिलके ये बना है, ऐसा आचार्यों ने बताया है। तो इसमें क्या होता है, ये रोहिणी में शिलीपदा मतलब इलेफेंटियासिस, जिसमें आप देखे होंगे हाथी जैसा पैर बन जाता है, पैर हाथ इतने मोटे हो जाते हैं, नीचे लिम्स जो हमारे हाथ और पैर के इतने मोटे मोटे हो जाते हैं। फिर एनलार्ज ग्लैंड्स, जो ग्लैंड्स की स्वेलिंग भी हो जाती है, तब जो रेस्पॉन्सिबल होते हैं, स्किन के जो लेयर रेस्पॉन्सिबल होते हैं वो होता है रोहिणी, ऐसा आचार्य सुश्रुत में बताया गया। लास्ट है मांसधारा, जो कि हमारे मसल और टिश्यूज के साथ एडजस्ट रहते हैं, और वहां पे कौन से रोग, मस्कुलर टिश्यू होता है, तो कफ दोष का प्रोमिनेंट रहता है वहां पे, क्योंकि वही है जो हमारे मसल के फर्मनेस को बिल्ड करता है। तो वो मांसधारा में जो स्किन का जो लेयर है, लास्ट 7th लेयर, वहां पे वो स्थान होता है फिस्टुला, पाइल्स, फिशर्स, वो आप जानते होंगे, ये सब हमारी गुदा मार्ग के जो प्रॉब्लम्स होते हैं, वो एप्सिस मतलब विद्राही, जिससे पानी जम जाता है, आप देखे होंगे लंग्स में एप्सिस, एब्डोमिनल एप्सिस मतलब पानी जम गया है, तो इन्फ्लेमेशन इतना है कि पस भी है पानी भी है, तो उस रोग को बोलते हैं एप्सिस। फिस्टुला आप सब जानते हैं, बगंडरा संस्कृत नाम है, और पाइल्स को अर्शा बोलते हैं, हिंदी में भी यही बोलते हैं। तो ये सबका जो स्थान है जहां से शुरू होती है स्किन के कौन से लेयर से, वो है मांसधारा। तो ये हो गया मोटा मोटा सप्त लेयर ऑफ स्किन। अभी वात प्रकृति वालों का स्किन कैसा होता है वो थोड़ा सा एक बार क्विकली रिवाइज कर देती हूँ। आपको पता है वात दोष रुक्ष होने के वजह से स्किन उनका कैसा होता है, स्किन होता है ड्राई, रफ,
और फिर क्या, उनमें स्वेद कैसा, वात में कोई स्निग्धता नहीं होती, ठीक है ना, वात में कोई स्निग्धता नहीं होती है। तो वात के जो स्किन के जो लश्चर है ना वो कम रहेंगे, ऑयली नहीं रहेगा, उनमें उतना ऑयल नहीं रहता, स्किन ड्राई होती है, स्वेट ग्लैंड से उतना स्वेट भी नहीं निकलता, मतलब हमारी जो स्वेदन है वो अच्छे से नहीं होता, बहुत कम होता है वात वाले लोगों में, ठीक है। डाइट तो जो भी वातों के लिए अच्छा डाइट, वो वात वाली प्रकृति के लिए, स्किन के लिए भी सही डाइट, वात प्रकृति के लिए जो फेवरेबल डाइट हमने बताया था वही वात वाली स्किन ले सकते हैं। तो मसाज कौन सा सही रहेगा, मसाज अभ्यंग में तिल तेल सबसे बेस्ट रहेगा। और क्या कर सकते हैं हम उसमें, वस्ती कर सकते हैं, एनीमा। तो एनीमा में कौन सा हम लेंगे, हम स्नेहन ज्यादातर करेंगे, वात में स्नेहन एडवाइज्ड है, स्नेहन मतलब ऑलिएशन, आइदर आप इंटरनली लो आप एक्सटर्नली लो, वो वैद्य डिसाइड करेंगे। और वस्ती में कौन से, जैसे दशमूल, फिर वैसे वात शामक जो भी द्रव्य है वो एरंडी, वो सब ले सकते हैं वस्ती में, ठीक है। अभी आते हैं पित्त वाले में। तो पित्त वाले का स्किन कैसा होता है, पिंक, लश्चरस, बहुत सुंदर, ना बहुत ज्यादा डार्क कंप्लेक्शन ना बहुत ज्यादा लाइट कंप्लेक्शन, हल्का पिंकिश सटिंज, और उष्ण होगा स्किन, छू के ऐसा नहीं आपको लगेगा कि शीत है, ठंडा बहुत है, ऐसा नहीं, ठंडा स्किन वात वालों में और कफ वालों में देखा जाएगा। और अच्छे से उनको पसीना आता है, बहुत पसीना आता है, कभी तो अत्यधिक आता है। और उनके स्वेद में, मतलब उनके स्वेटिंग में एक बदबू रहती है, ऑर्डर रहती है, फाउल स्मेलिंग, अच्छी बदबू नहीं, सुगंध नहीं आती, दुर्गंधी ज्यादा आती है पित्त वाले में। और उनके जो रोम है, रोम हाथों और पैरों के जो बालें ज्यादा नहीं होंगे, कम होंगे, स्कैंटी हेयर, पर उनको दांत, खाद, खुजली और स्किन रिलेटेड प्रॉब्लम्स भी बहुत जल्दी होते हैं। तो ये ध्यान रखना, पित्त वालों को वो ज्यादा प्रोन होते हैं, जिनकी भी पित्त प्रकृति है तो वो ज्यादा प्री डिस्पोज बोलते हैं इसको, वो ज्यादा स्किन प्रॉब्लम्स में जुड़ जाते हैं अगर वो अपने आहार विहार विचार दिनचर्या ऋतुचर्या का ध्यान ना रखे तो उनके लिए क्या सही रहेगा, उनको आपको पता है अति आम्ल, अति लवण और अति कटु, ठीक है, ये उनको वर्जित है, उनको नहीं लेना है। सडरसा के जो रसा जो मैंने बताया था, कटु, आम्ल, लवण, पित्त को वर्जित करना पड़ेगा, फर्मेंटेड फूड्स वर्जित करना पड़ेगा। और कौन से खा सकते, मधुर तिक्त कषाय, ये खा सकते हैं। फिर इसमें कौन सी वस्ती अच्छी रहेगी, जो भी पित्त शामक वस्ती वो अच्छी रहेगी। और अगर आप चाहते अभ्यंग में क्या, कोकोनट ऑयल सबसे बेस्ट रहेगा उनके लिए, या चंदन, अगर आप लेपन में जाना चाहते हैं तो चंदन का लेप उनके लिए ठीक रहेगा। और उनके लिए कौन से घृत अच्छे रहेंगे, महातिक्त घृत, तिक्त घृत, फिर उनमें नॉर्मल गाय का घी, देसी शुद्ध घी, वो भी उनके खाने में प्रयोग करें तो उनके लिए ठीक रहेगा। और अगर वस्ती भी देना है तो तक्र वस्ती वगैरह भी दे सकते हैं, या पित्त शामक बहुत सारे द्रव्य है जैसे सरीवा, सिद्ध, क्वाथ, ये सब दे सकते हैं। यष्टि मधु, अनंत मूल यूज करते, गुडुची यूज करते, महिलाओं में बहुत अगर दुर्बलता भी आ जाती तो शतावरी वगैरह हम यूज करते, बाला वगैरह, जीवंती, मूसली, वो सब ठीक रहता है पित्त वालों के लिए, आंवला की बेस्ट रहेगा। तो आते हैं कफ वाले में। तो कफ के लिए जो स्किन का टेक्सचर होता है, ये होता है ऑयली होता है, स्किन बहुत ही सॉफ्ट एंड स्मूथ, एकदम ना चेहरे पे स्किन में एक अलग सा शाइनिंग जैसा रहेगा, बहुत सुंदर उनकी स्किन होती है। उनको स्किन के बहुत ज्यादा विकार बहुत ज्यादा नहीं होते, पर बिल्कुल हो सकते हैं अगर मतलब ध्यान नहीं रखा गया तो। उनके जो हेयर्स होते हैं और स्किन के जो हेयर्स होते हैं वो एकदम डार्क ब्लैक और एकदम गुड हेवी अमाउंट में हेयर्स होते हैं, बहुत ज्यादा होते हैं। स्किन उनकी शीत होती है, कोल्ड सेंसेशन रहता है और सॉफ्ट तो रहती है। और उनके जो कॉम्प्लेक्शन है उनमें मेलानिन पिगमेंट कम पाया गया है, तो जनरली जो कफ प्रकृति के लोग होते हैं वो गोरे होते हैं, उनमें उतना मेलानोसाइट्स नहीं पाए जाते हैं। तो उनका जो स्विथ मतलब व्हाइटिश टिंज होता है उनकी स्किन में, पिंकिश टिंज उतना नहीं होता है। और उनका जो स्वेद है, मतलब उनका जो पसीना आ रहा है वो स्टिकी नेचर का आता है, बहुत ज्यादा आता है ऐसा नहीं है, मॉडरेट। ऑयल सिक्रेशन अच्छा होता है, जो सेबम ग्लैंड से, ऑयल ग्लैंड से वो अच्छे से ऑयल सिक्रेट करते हैं, ये होता है। कटु, तिक्त और कषाय, ये तीन कफ वालों के लिए अच्छे रहते हैं। और बाकी जो है मधुर, आम्ल, लवण, उसको नहीं खाना, कम खाना है, ठीक है। विरेचन पित्त के लिए ज्यादा अच्छा रहता है पर कफ दोष में भी काम आता है। वमन कफ के लिए बहुत सही रहेगा। जिसको भी स्किन प्रॉब्लम ज्यादा है, कफ जब व्याधि ज्यादा है तो उसमें आप अच्छे से वमन करवा सकते हो, कुंजल क्रिया करवा सकते हो, वस्त्र धोती भी बहुत बहुत अच्छा रहेगा। विरेचन आपको पता होगा, विरेचन ऐसा समझ लीजिए शंख प्रक्षालन के जैसा है, पंच
पंचकर्म में जो विरेचन है वो शंख प्रक्षालन के जैसा है, पर सेम नहीं है, है ना। शंख प्रक्षालन में बहुत सारे आसनास इन्वॉल्व होते हैं और भी मेथड्स होते हैं। विरेचन बहुत सारे मेडिकेटेड हर्ब से आपको आप लेंगे, अंदर घृत लेंगे या कोई क्वाथ लेंगे और फिर आपको दस्त लगवाए जाएंगे, डायरिया करके आपको निकाला जाएगा, आपका पूरा ये साफ हो जाएगा। और वमन मतलब आप इतना तक आपको घृत या मेडिकेटेड क्वाथ पिलाए जाएंगे जब तक आपको पूरा आपके दोष वैसे कंठ तक ना आ जाए और आपको उल्टी करवाई जाएगी, ठीक है। तो वमन और विरेचन दोनों ही कफ के लिए अच्छे रहते हैं, पर कफ के लिए वमन बेस्ट रहता है और विरेचन पित्त वाले दोषों के लिए बेस्ट रहता है। पर कफ और पित्त दोनों व्याधि हो तो ये सारे इंक्लूड करने पड़ेंगे। और बस्ती सारे में बेहतर है, पर वात में बेस्ट काम करता है बस्ती, जो एनल रूट से जो दिया जाता है, आइदर वाटर या मेडिकेटेड वाटर या क्वाथ या घृत या तकरा या फलघृत, जो भी द्रव्य दिए जाते हैं। अगर आप हर्ब्स की बात करें कफ के लिए, हनी बहुत अच्छा रहता है, शिलाजित, गुग्गुल, जटामांसी, हरितकी, जीवंती, ये सब अच्छे रहते हैं। तो अभी एक बार हम ये देख लेते हैं आचार्य चरक ने क्या बताया कि आइडियल त्वक कैसा होना चाहिए। आइडियल स्किन मतलब आपका कैसे आप समझेंगे आपकी स्किन हेल्दी लेवल पे है कि नहीं, मतलब कैसा दिखता होगा एक हेल्दी स्वस्थ व्यक्ति का स्किन। तो श्लोक में ऐसा लिखा हुआ है त्वक्सार में, तत्र स्निग्ध शुलक्षण मृदु प्रसन्न सूक्ष्म अल्प गंभीर सुकुमार लोमा संप्रभावे त्वक सारणम। तो इसमें ये बताया गया है आइडियल स्किन शुड बी ऑयली, स्मूथ, ऑयल ग्लैंड्स का सिक्रेशन अच्छा होना चाहिए, ऑयली होना चाहिए, स्मूथ होना चाहिए, सॉफ्ट होना चाहिए, स्किन पतला होना चाहिए, शाइनिंग होना चाहिए, स्किन में देख के पता चले कि एक आभा, एक ज्योति आ रही है, लस्टरस होना चाहिए। और आपके बाल कैसे होना चाहिए, स्किन के जो रोम है वो डीप रूटेड होना चाहिए, एकदम अंदर से जो डर्मिस लेयर है उससे पूरा अंदर से आना चाहिए। ऐसा नहीं कि ऊपर ही आए तो थोड़ा घिसे बाल गिर गया, ऐसा नहीं। अल्प होना चाहिए, बहुत ज्यादा रोम शरीर में वो भी अच्छा साइन नहीं है, आपके धातुओं के समवस्था नहीं दिखाती। और बाल कैसे सॉफ्ट होने चाहिए, एकदम महीन, छुए जैसे ना एकदम मुलायम लगे, जैसे आपको गरे नहीं, आपने अपने स्किन को अपने गालों पे लगा, आपको गरना नहीं चाहिए। और फाइन, एकदम पतले हल्के फाइन थोड़े थोड़े बाल होने चाहिए। तो ऐसा बताया गया है स्किन कैसा दिखेगा बाहर से। तो स्किन आपको पता है कि बनाने के लिए क्या क्या धातु, स्किन बनाने के लिए ऑलमोस्ट ना सारे धातुओं का बहुत बड़ा रोल है। रस धातु तो सबसे ऊपर तो है ही, रक्त धातु है, क्योंकि फीटस से ही हमारा जब स्किन बनने लगता है तो रक्त, फीटस के जो रक्त धातु है उससे ही स्किन बनने लगता है, ऐसा आचार्य बागभट्ट ने बताया। बाकी आचार्यों का अलग अलग मत है। तो रस धातु आपके अच्छे बनने चाहिए, रक्त धातु आपके अच्छे बनने चाहिए, मांस धातु जो मस्कुलर टिश्यू है, और अस्थि धातु, और फिर मज्जा धातु भी, इवन नर्वस टिश्यू भी। तो आप देख सकते हैं कितना हद तक स्किन की हेल्थ आपके सप्त धातुओं पे डिपेंड करती है। और फिर आपका जो भ्राजक पित्त, पित्त का जो एक टाइप है भ्राजक पित्त, जो आपके स्किन के कलरेशन, स्किन के डिसऑर्डर्स का टेक, स्किन की फंक्शनिंग को जो देखता है भ्राजक पित्त, उसका भी अच्छे से बनना बहुत जरूरी है। और रंजक पित्त उसके कलरेशन में भी थोड़ा हेल्प करता है, क्योंकि रंजक पित्त ब्लड को कलर देता है, तो ब्लड अच्छा बनेगा तो स्किन भी अच्छा बनेगा, तो इसलिए इनडायरेक्टली रंजक पित्त भी इन्वॉल्व है। तो गुड क्वालिटी ऑफ स्किन होने के लिए आपका रस धातु, रक्त धातु, मांस धातु, अस्थि धातु, मज्जा धातु बनना चाहिए अच्छा। तो स्किन के लिए तो बैलेंस डाइट आपको लेना ही है, जो भी आपकी प्रकृति अनुसार, जो भी आपके विकृति अनुसार, डिजीज अनुसार आपको वो लेना है। तो ये आपको इतना बता सकते हो, स्किन के लिए वो डाइट बेस्ट रहता है जिसमें अच्छे से प्रोटीन, अच्छे से माइक्रोन्यूट्रिएंट्स जैसे कि जिंक, मैग्नीशियम, सेलेनियम, विटामिन B12, आयरन, फॉलिक एसिड, ये आपको अच्छे मात्रा में लेना चाहिए। और साथ ही साथ विटामिन ए का बहुत बड़ा रोल है स्किन के पोषण के लिए। तो डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन ए और फैटी एसिड्स अगर होता है तो ड्राई स्किन में रुक्षता और स्किन अपना लस्टर खो देती है। तो और पर ये भी ध्यान रखिए, एक्सेसिव विटामिन ए नहीं होना चाहिए, एक्सेसिव होने से भी रफ हो जाएगा। तो विटामिन ए, विटामिन B12 और विटामिन सी भी इस कारण से, क्योंकि इम्यूनिटी विटामिन सी से लिंक्ड है। और सबसे एक चीज जो हम मिस करते हैं वो है विटामिन डी। हम क्या करते हैं, सोचते हैं कि विटामिन डी तो बस हड्डियों के लिए जरूरी है,
नहीं जी, विटामिन डी हमारी इम्यूनिटी से लिंक्ड है, हमारी ओवरऑल हेल्थ। हमें अगर मस्कुलर क्रैम्प्स हो रहे तो भी विटामिन डी अगर एप्रोप्रिएट मात्रा में रहती है तो उन व्यक्तियों में मस्कुलर क्रैम्प्स नहीं देखे जाते, कम देखे जाते। स्किन के हेल्थ के लिए विटामिन डी बहुत जरूरी है। तो आपको पता है कि स्किन में जो लेयर है उसमें ऑटोमेटिक विटामिन डी प्रोड्यूस होता है जब हम सनलाइट के एक्सपोजर में जाते हैं। तो आपको डेली थोड़ा सुबह का धूप लेना चाहिए 15 से 20 मिनट कम कपड़ों में, ताकि स्किन में डायरेक्टली सनलाइट फॉल करे और आपके बॉडी में विटामिन डी का एक्टिवेशन शुरू हो जाए। ऐसा नहीं कि स्किन में ही प्रोड्यूस होता है, बहुत सारे, वो एक बहुत बड़ा सिस्टम है, बहुत सारे हार्मोन्स मिलके हेल्प करते हैं। और प्रोटीन्स अच्छे मात्रा में लीजिए, क्योंकि प्रोटीन के डेफिशिएंसी स्किन में, और प्रोटीन के डेफिशिएंसी कोलाजन कम हो जाता है तो स्किन जो इलास्टिक है ना, स्किन लचीला पड़ जाता है। ऐसा सैगी स्किन, जैसे ही हमारी उम्र होती है स्किन सैग करने लगता है। तो हमेशा आप अपने प्रोटीन इंटेक का ध्यान रखिए। तो 1.183 ग्राम पर केजी ऑफ बॉडी वेट आप जरूर ले। तो जनरली 83 ग्राम ऑफ प्रोटीन सफिशिएंट रहता है एक आइडियल व्यक्ति के लिए, पर आप अपने हिसाब से 0.83 या 1.183 डिपेंडिंग आपका एक्टिविटी फैक्टर, आप प्रोटीन रिक्वायरमेंट ले सकते हो।